हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज़ माय फोर्थ लेक्चर। आज क्या डिस्कस बाद इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट था क्या, टेम्परेचर स्केल था, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर था, एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन था, फिक्स मास एनालिसिस था, फिर एयर अंडर पीवी कर्व था, एंड उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस था। डिफरेंट प्रोसेस लाइक आइसोट्रोपिक प्रोसेस हुआ, आइसोबेरिक हुआ, आइसोथर्मल हुआ, पॉलीट्रॉपिक हुआ, एंड एडियाबेटिक था, ठीक है। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट शेप ऑफ ईवी डायग्राम्स, पावर प्रोड्यूसिंग एंड पावर कंज्यूमिंग साइकिल, एवरेज वर्क डन, आइडियल गैस एंड एनालिसिस ऑफ गैस इक्वेशन। ओके, so now we are discussing about different property diagram and work done expression. Okay, we will know very well in pressure volume curve area under the curve will be definitely work done. ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, पीवी प्लॉट देखेंगे, ठीक है। पीवी प्लॉट में हम सर्कल की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? सर्कल की बात करेंगे। देखिए ये पीवी प्लॉट है। बाई एक्सिस में हमारा क्या है? पी है, एंड एक्स एक्सिस में क्या है हमारा? भी है। प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व है, ठीक है। इसमें एक स्फेरिकल लिया हुआ है, सर्कल लिया गया है। सर्कल में हम दो लाइन लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, और बाई एक्सिस में इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, ठीक है। ना हम देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर हैच करके लाइनिंग है दी हुई है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज एक्चुअली वर्क डन। ओके, किसी सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एरिया इक्वल्स टू π/4d² हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि हम अच्छे से इसमें देख पा रहे हैं कि दो डायमीटर इसमें है, ठीक है। तो इसको हम D1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेंगे अपन? D2 मान लेंगे। तो D1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसमें? V2 माइनस V1, एंड D2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। तो एरिया चूँकि वर्क डन के बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे? एरिया इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू π/4d², ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कि डी है, डाया है, दो डाया है, तो इसको एक में D1 आ जाएगा, एक में D2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? π/4 D1 की जगह V2 माइनस V1, और D2 की जगह P2 माइनस P1। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू π/4 अब V2 माइनस V1 एंड P2 माइनस P1। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था जब सेकंड या थर्ड लेक्चर जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बात किया था कि पीवी प्लॉट के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्लॉट दे दिया जाएगा, पीवी प्लॉट दे दिया जाएगा, कर्व दे दिए जाएंगे, या तो वो सर्कल होगा, या ट्रायंगल होगा, या ट्रेपेजियम होगा, या और कुछ होगा, ठीक है। तो उसको उसमें एरिया निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो उसमें एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है, ठीक है। तो एरिया हम उसमें ऐसे निकालेंगे, अथवा वर्क डन उसमें हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे या तो फिर आप पूरा शुरू से लेके लास्ट तक न्यूमेरिकल वैल्यू बनाओ, या फिर सीधे फार्मूले में V2 V1 P2 P1 की वैल्यू रखो और अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं किसका? ट्रायंगल का। तो हम फिर से ये पीवी प्लॉट लेते हैं, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि पीवी प्लॉट के अंदर क्या है? ट्रायंगल रखा हुआ है, और भी जो एक्स एक्सिस है उसमें भी है, वॉल्यूम है। तो हम मान लेते हैं इसको V1, इसको V2, इसको P1 और इसको P2। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे जो कर्व बने हुए हैं, चाहे सर्कल हो, चाहे ट्रायंगल हो, ट्रेपेजियम बताएंगे आगे चल के, वो सब क्लॉकवाइज हैं, ठीक है। तो इसमें हम एरिया क्या देखते हैं? इसका एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया एक्चुअली में क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें हम देखेंगे तो हाफ इंटू बेस की जगह क्या है? V2 माइनस V1, एंड हाइट में क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, न्यूमेरिकल जब आएगा आपका क्वेश्चन, प्रॉब्लम जब पूछेगा, तो प्रॉब्लम में है तो फिर आपको स्टार्टिंग से निकालना पड़ेगा, या फिर आप सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर फाइंड करिए, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रेपेजियम। ओके, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी पीवी प्लॉट लेते हैं, फिर हम ये ट्रेपेजियम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें
V1 ले लेते हैं, यहाँ पे V2 ले लेते हैं, यहाँ पे P1 ले लेते हैं, यहाँ पे P2 ले लेते हैं, यहाँ पे P3 ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले एरिया में हम देखते हैं कि P3 माइनस P1 हो जाएगा, इस वाले एरिया में P2 माइनस P1 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ पैरेलल, इसमें पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो इन दोनों लाइन का सम करेंगे अपन इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों की दूरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई। तो लास्ट में हम देखेंगे कि इस एरिया इक्वस टू वर्क इक्वस टू क्या फार्मूला बन जाएगा, हाफ P3 माइनस P1 प्लस P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, अभी एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि ऑल क्लॉक वाइज साइकिल और पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, जितनी सारी क्लॉक वाइज साइकिल होती है वो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होती हैं, और एंटी क्लॉक वाइज साइकिल जो होती है वो पावर कंज्यूमिंग साइकिल होती है। ओके दोस्तों, अब हम जो कल प्रोसेस पढ़ा था हमने, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, ठीक है, एंड एडियाबेटिक, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइसोबेरिक की बात करते हैं। हम जानते हैं कि आइसोबेरिक में क्या होता है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर और टाइम कर्व ये देख रहे हैं आप। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हल्का ये टाइम के साथ क्या होगा, वेरिएशन होगा, हल्का हल्का वेरिएशन दिख रहा है आपको उस, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। फिगर में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमारा हो गया। ठीक है, इसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, अंदर गैस भरी हुई थी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में था, कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने नीचे से बर्नर लगाया, उसमें आग लगाई हमने, तो इसके अंदर जो गैस थी, गैस एक्सपेंड हो रही है। गैस के एक्सपेंड होते ही यह पिस्टन में फोर्स लगाएगा, पिस्टन में फोर्स लगाएगा तो यह यहाँ से उठ के फाइनल कंडीशन में आ जाएगा। मतलब कहने की बात ये है माय डियर कि इसमें पहले थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा और फाइनल पोजीशन में पहुँचते पहुँचते वो हमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम लग जाएगा। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि यह प्रोसेस क्या हो जाएगी, हमारी प्रोसेस क्या होगी, आइसोबेरिक प्रोसेस होगी। ठीक है ना। लेकिन यदि इसी पिस्टन में यदि हम कोई स्प्रिंग लगा देते हैं, ठीक है ना, तो वह सिस्टम जो हमारा है, वह पिस्टन जो हमारा है, सिलेंडर पिस्टन का जो अरेंजमेंट है, वो हमारी प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस नहीं रह जाएगी। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, कंसेप्चुअल एमाइडियर न्यूमेरिकल में आ जाता है। ठीक है, यदि कोई स्प्रिंग लगा दी जाती है तो वह आइसोबेरिक प्रोसेस नहीं रह जाएगी। कंक्लूजन ये निकल के आया कि आइसोबेरिक प्रोसेस जो होती है, जिसमें P कांस्टेंट होता है, उसमें पहले क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आता है, पहले थर्मल इक्विलिब्रियम आता है, फिर क्या आता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यदि नॉर्मल प्रोसेस हो रही तब तो ठीक है, यदि पिस्टन में कोई स्प्रिंग लगा दे रहे हो आप, तो फिर वो प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस नहीं रह जाती। अब हम बात करेंगे किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो हम प्रेशर टाइम कर्व ये प्लॉट देख रहे हैं। चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए इसमें T हमारा कांस्टेंट होगा, T टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। ठीक है, टेम्परेचर हमारा टाइम के साथ कांस्टेंट होगा, हल्का ही टाइम के साथ वेरिएशन होगा, पूरा सीधा होता नहीं, हल्का सा वेरिएशन होता है जो कि फिगर में दिख रहा है। बट इसको हम स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देख रहे हैं। ठीक है ना, इसमें हम ऊपर से पहले कुछ लोड लगाते हैं। ऊपर से लोड लगाएंगे तो हमारा पिस्टन नीचे को दबेगा, नीचे हमारा पिस्टन दबेगा तो हीट Q की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ से रिलीज होगी। मतलब कहने का ये है कि इस सिस्टम में पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस का पूरा उल्टा होता है यहाँ पे। उसमें पहले थर्मल इक्विलिब्रियम आता था, फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आता था। इसमें पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आएगा, उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक, अभी हम चलते हैं किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q हमारी जीरो होती है। बात में आई, हीट इंटरेक्शन हमारा जीरो होता है माय डियर एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो Q इंटीग्रेशन करते हैं अपन Q डॉट dt
तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस की सबसे खासियत बात ये होती है कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वेरी फास्ट होती है, ठीक है। लेकिन दिस कैन बी मेड वेरी स्लो बाय एडिंग आइसोलेशन और इंसुलेशन। इसको बहुत ही धीमा बनाया जा सकता है, क्या ऐड करके, आइसोलेशन अथवा इंसुलेशन को ऐड करके इसको बहुत धीमा बनाया जा सकता है। बात समझ में आई। अभी हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि पॉलीट्रॉपिक जो इंडेक्स होता है क्या होता है, हमारा स्मॉल एन होता है, ठीक। एंड स्मॉल एन लाइज बिटवीन 1 एंड गामा, ठीक है। देखिए गामा की वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे मोनोटॉमिक गैसेस में गामा की वैल्यू अलग होगी, डायटॉमिक गैसेस में गामा की वैल्यू अलग होगी, ट्राइटॉमिक गैसेस में गामा की वैल्यू हमारी अलग होती है। किसकी कितनी वैल्यू होती है हम आगे ये अभी बात आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन राइज होता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो हमारी है वो अप्लाई कहाँ पे होती है, लागू कहाँ पे होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होती है हमारी कंप्रेसर के केस में लागू होती है, ठीक है। देखिए कंप्रेसर के केस में क्या होता है कि हम कंप्रेसर केस में प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल होती नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत की बात है ये है कि उसमें इंटरकूलर लगा के हम एडियाबेटिक भी नहीं होने देते, ठीक है। तो उसमें फाइनली होता क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। किस केस में, कंप्रेसर के केस में। बात समझ में आई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेस। वी नो दैट वेरी वेल द कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन शुड बी द हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। देखिए इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो पिस्टन होता है उसके मूवमेंट का काज ही हमारा हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए। बात समझ में आई। आइदर टू और फ्रॉम द गैसेस। In this case, piston should be free to move, and external process should not be change the process. Okay, हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि यदि पिस्टन में स्प्रिंग अटैच हो गई तो वह आइसोबैरिक प्रोसेस नहीं रह जाएगा। बट अपन यदि बलून अटैच करते हैं तो बलून हमारा जो होता है, बलून जो हमारा होता है वो इन इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। यदि इन इलास्टिक बलून है then only the process will be in isobaric, okay. Its process does not should be isobaric, okay. आइसोबैरिक के केस में यदि हीट ऐड हो रहा है तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा एंड प्रोसेस हमारी एक्सपेंड होगी, एक्सपेंशन होगा वहाँ पे। हीट का रिजेक्शन हो रहा है तब भी हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा और वहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। आइसोबैरिक प्रोसेस में बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जब पीवी कर्व पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्सपेंशन का कंप्रेशन, प्रेशर कांस्टेंट है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें हमें बहुत डाउट होता है। तो ध्यान में रखिए कि आइसोबैरिक प्रोसेस में यदि प्रेशर कांस्टेंट है और हीट ऐड हो रही है तो वहाँ पे एक्सपेंशन होगा। यदि प्रेशर कांस्टेंट है, हीट रिजेक्ट हो रही है तो वहाँ पे कंप्रेशन होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी यदि हीट ऐड हो रही है तो एक्सपेंशन होगा, हीट रिजेक्ट हो रही है तो कंप्रेशन ऑफ द गैसेस होगा। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस भी बहुत स्लो होती है। इसको बहुत फास्ट किया जा सकता है वन फेज चेंज इज टेकिंग प्लेस। इसको भी बहुत फास्ट किया जा सकता है जब फेज चेंज होने लगता है, ठीक है ना। तो हम बहुत तेज़ कर सकते हैं। और जैसे पिछली बार हम बात किए थे कि एडियाबैटिक प्रोसेस भी बहुत फास्ट होती है, लेकिन इसको हम इंसुलेशन अथवा आइसोलेशन करने के बाद इसको धीमा किया जा सकता है, ठीक है। देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एक बात और ध्यान रखने लायक है कि इट्स लाइज एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल। माय डियर, इट लाइज बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल फॉर न्यूमेरिकल प्रोसेस, ओके माय डियर फ्रेंड। जब हमारा प्रेशर एक लीनियर फंक्शन होता है किसका, वॉल्यूम का, ठीक है ना, तो हम नेटवर्क दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका हमारा क्या है, या तो हम आप उसको इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं या एवरेज प्रेशर मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं जिसमें क्या P1 दिया हो कितना 200 किलो पास्कल, P2 हमें निकालना है, P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, V1 0.5 मीटर क्यूब है, V2 क्या है, ट्वाइस ऑफ V1 है मतलब 0.1 मीटर स्क्वायर जाएगा, एरिया दिया हुआ है 0.25 मीटर, ठीक ना। फाइनल प्रेशर हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। ये फिगर दिया हुआ है, इनिशियल प्रोसेस में, फाइनल प्रोसेस में स्प्रिंग लगी हुई है, मतलब ये आइसोबैरिक नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग लगी हुई है, ध्यान में रखना ये चीज़, ठीक है ना। अभी
हम इनिशियल कंडीशन को देखते हैं, ठीक है ना। अभी हम इनिशियल कंडीशन को देखेंगे। पिस्टन में लगने वाले सारे फोर्सेस को हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिस्टन का जो mg है वो किधर लगेगा, मतलब mg मतलब भार किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नीचे लगेगा, P0A जैसा कि देख रहे हैं आप। और एक नीचे से भी प्रेशर लगेगा किसका, P1A का, ठीक है। तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बन के आएगी, P1A = P0A + mg, ठीक है। अब हम फाइनल इक्वेशन देखते हैं किसमें, फाइनल कंडीशन देखते हैं। तो पिस्टन 2 का जब एवोल्यूशन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि mg नीचे की ओर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0A नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है ना। स्प्रिंग लगा हुआ है तो कुछ स्प्रिंग फोर्स भी आएगा, kx डैश हो जाएगा, ठीक है ना। फिर P2A ऊपर की ओर लगेगा, फाइनल प्रेशर, ठीक है। देखो के इस कहाँ के, यहाँ पे आप kx डैश देख रहे हो, तो x डैश क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्प्रिंग का, और k को अपन स्टिफनेस भी शो करते हैं, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का भी काम करेगा, ठीक है। फाइनल इक्वेशन क्या जाएगी, P2A = kx डैश + P0A + mg, ठीक है। हम देख रहे हैं कि P0A + mg = P1A होता है, जो कि वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं। तो kx डैश + P1A = क्या जाएगा, P2A। स्विफ्ट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के अपन क्या निकाल लेंगे, x डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्विफ्ट वैल्यू में = क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, V2 - V1 = ax डैश। ए क्या होती है हमारी, एरिया होती है, x डैश क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट = क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। तो V2 - V1 = एरिया A इंटू एक्स डैश। तो एक्स डैश = क्या हो जाएगा, V2 - V1/A। सारी वैल्यू हमें पता है, पुट करने के बाद एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 हो जाएगी, ठीक है। एक्स डैश की वैल्यू कहाँ रख देंगे अपन, फर्स्ट वाली इक्वेशन में सारी वैल्यू दी हुई है। P2 की वैल्यू हमें निकल जाएगी, कितना आ जाएगा, 320 किलो पास्कल। अभी P1 P2 V1 V2 सबकी वैल्यू निकल गई है, ठीक है ना। तो इसको अपन किस में, ग्राफ में अपन प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पहले P1 की वैल्यू क्या थी, 200 किलो पास्कल थी, अब बढ़ के कितना हो गया है, 320 किलो पास्कल। P2 की वैल्यू जो अभी निकाले हैं हम, ठीक है। अभी V1 कितना था, 0.05 था, V2 कितना निकल आया है, 0.1, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा देंगे अपन, क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिफरेंस बिटवीन देम। 200 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा इसका, 200 + 320, और इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी V2 - V1 करेंगे अपन तो कितना आएगा, 0.05, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा 13 किलो जूल के समथिंग आएगा, ठीक है। देखिए इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है था एक्चुअली। अब इसको हम एक फार्मूले के हिसाब से बताते हैं, दूसरे मेथड से बताते हैं। देखिए चूँकि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ था इसलिए आइसोबेरिक प्रोसेस भी नहीं होगी, ठीक है, आइसोथर्मल भी नहीं है। देन एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 की पावर n = P2 V2 की पावर n, लगा के अपन n की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा n की वैल्यू, सारी वैल्यू पता है, केवल n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.678, ठीक है ना। तो W पॉलीटॉपिक = क्या होता है, P1 V1 - P2 VT/n - 1 = 13 किलो जूल, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू लगभग उस प्रोसेस से 12.5 समथिंग आ रहा है, इसमें 13 किलो जूल आ रहा है, मतलब लगभग दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है ना। बात समझ में आई। माय डियर फ्रेंड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, ओके। देखिए वैसे तो रियल लाइफ में कोई चीज़ आइडियल होती नहीं है, ठीक है। बट आइडियल गैस का मतलब यहाँ पे होता है जितना आपने उसको हीट प्रोवाइड किया है उतना ही पूरा का पूरा वर्कडन आप निकाल लीजिए। मतलब ये है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब ये है कि जिस गैस के थ्रू आप पूरा इनपुट दे रहे हो उस गैस के थ्रू आपको पूरा आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक। मतलब जितना इनपुट आप दे रहे हो उतना आउटपुट आपको मिलना चाहिए। तो उस गैस को हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे। मतलब आपने जितना हीट प्रोवाइड कराई है उतना पूरा का पूरा 100% वर्कडन आप निकाल लो, दैट इज़ नोन एज आइडियल गैस, ठीक है। उस गैस के थ्रू आप पूरा का पूरा वर्कडन निकाल लो, दैट इज़ नोन एज आइडियल गैस, ठीक है। देखिए अभी आइडियल गैस की कुछ एजम्पशन है, ठीक है ना।
इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दीज गैसेस मोलिकुलर इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द कंटेनर वॉल्यूम। ठीक है, देखिए कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह कैसे बिहेव कर सकती है, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए या कंडीशन क्या होती है, उसको आप गौर से देखेंगे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। रियल गैस को आइडियल गैस कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए, वेरी लो प्रेशर चाहिए, अथवा वेरी लो डेंसिटी चाहिए। माय डियर, बात समझ में आई? मतलब डेंसिटी लो चाहिए, प्रेशर लो चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। आप देख भी रहे हैं पी वी इक्वस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम आर टी हो जाएगा, पी इक्वस टू एम बाई वी आर टी कर सकते हैं, पी इक्वस टू एम बाई वी इक्वस टू क्या होता है, रो होता है, तो पी इक्वस टू रो आर टी भी कर सकते हैं, रो इक्वस टू पी अपन आर टी भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डेंसिटी कम होगी। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे एटमॉस्फेयर में आइडियल गैस कौन कौन सी है। तो वी आर डिस्कसिंग माय डियर कि ऑल द सब्सटेंसेस विच आर नॉर्मली एग्जिस्टिंग एज गैसेस विल बी टेकन एज आइडियल गैसेस, ठीक है, लाइक O2, N2, S2, CO2, एयर, ठीक है ना, ऑल विल बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस, ओके। और माय डियर वाटर वेपर आल्सो कंसीडर आइडियल गैस इन केस ऑफ RAC। RAC मतलब समझते हैं आप, रेफ्रिजरेशन पढ़ते होंगे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, वहाँ पे वाटर वेपर को ही अपन आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। फिर स्टीम और शुड नेवर कंसीडर आइडियल गैस अनलेस मेंशन। यदि देखिए वेपर और स्टीम का मतलब मैंने समझाया था वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। RAC में हम वेपर को तो आइडियल गैस मान रहे हैं, लेकिन यदि स्टीम की बात आएगी तो स्टीम को हम आइडियल गैस नहीं मान सकते जब तक कि उसमें मेंशन ना किया गया हो। अभी हम गैस इक्वेशन की एनालिसिस देखेंगे, ठीक है माय डियर, बहुत गौर से देखना माय डियर, पूरा कॉन्सेप्ट इसी में है। देखिए एक तरफ क्या है, पी वी इक्वस टू एम आर टी है, एक तरफ पी वी इक्वस टू एन आर वार टी है, ठीक है ना। एक तरफ पी वी इक्वस टू एम आर टी है, एक तरफ एन डॉट आर वार टी है, ठीक है। देखिए एम किस में होता है, एम क्या होता है, मास होता है जो केजी में होगा। आर हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। आर की जो वैल्यू होती है डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। अब पी वी इक्वस टू एन आर बार आर टी में आएंगे अपन, तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर बार क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। बात समझ में आई? इधर हम देखते हैं तो आर की जो वैल्यू होती है क्या होती है, आर बार अपन मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू। और आर बार की मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, एकदम कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, सभी गैसों के लिए। उसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। यूनिट ध्यान में रखना माय डियर, नहीं धोखा खा जाओगे। देखिए एक मोल ऑफ O2 कितना होता है, 32 ग्राम, और 1 किलो मोल ऑफ O2 क्या जाएगा, 32 किलोग्राम। बात ध्यान में रखना। यदि कोई बोलता है कि RO2 की वैल्यू निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे, तो RO2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर बार अपन मोलिकुलर वेट, तो आर बार की वैल्यू कितना होता है 8.314, मोलिकुलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 32, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। यूनिट आएगी किसमें, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अभी एक ध्यान देने वाली बात है जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि V इक्वस टू कॉन्स्टेंट होता है तो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है तो आइसोबेरिक की प्रोसेस होती है, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, ठीक है। इसी में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि एडियाबेटिक में क्या होता है, Q इक्वस टू 0, पी वी पावर गामा इक्वस टू क्या जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी देखिए यहाँ पे हम V की वैल्यू रखेंगे तो P डॉट टी अपन पी की पावर गामा इक्वस टू सी हो जाएगा। पी वी इक्वस टू एम आर टी होती है, आप जानते हैं, तो एम आर इक्वस टू कितना होता है, कांस्टेंट होता है, तो V इक्वस टू क्या हो जाएगा, टी अपान पी की पावर गामा हो जाएगा, ठीक है, पी पावर गामा मतलब V की वैल्यू है ये, V इक्वस टू टी अपान पी की पावर गामा, ये ऊपर रखने पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद टी की पावर गामा अपान पी की पावर गामा -1 इक्वस टू सी, ठीक है।
फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान P1 की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा, T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान P1 की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा। माय डियर, थर्मोडायनेमिक्स के इतिहास में यदि इस चैप्टर की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सीधे तौर पर टेम्परेचर इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू, प्रेशर की इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू, अथवा कहीं कहीं तो गामा भी पूछ लेता है माय डियर, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला क्या होता है, T1 V1। देखिए फार्मूले आप इसमें रख लीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सीधा सीधा। हमें वहाँ पे गेट या IAS में न्यूमेरिकल फाइंड नहीं करना है प्रीलिम्स में, ठीक है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो पहला फार्मूला क्या जाएगा, T2/T1 इक्वल टू P2। आता कैसे है, जैसे मैंने बताया अभी, आता ऐसे ही है फार्मूला, इसको आपको रटना है सीधा। T2/T1 इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा। दूसरा फार्मूला नीचे दिया हुआ T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1, ठीक है। अभी पॉलीट्रॉपिक क्या होता है, पीवी पावर गामा इक्वल टू पीवी पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें भी एक फार्मूला बन के आता है T2/T1 इक्वल टू P2/P1 n माइनस 1 अपान n। उसमें गामा माइनस 1 अपान गामा होता था, इसमें n माइनस 1 अपान n हो जाएगा। उसमें T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1 होता था, इसमें T1 V1 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। वो एडियाबेटिक प्रोसेस थी, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी पावर गामा होता है, तो वो वैल्यू निकल के आए थे T2/T1 इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा माइनस 1। और दूसरी क्या आए थे, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो कंसेप्ट माय डियर, भटकने की जरूरत नहीं। एडियाबेटिक था, पीवी पावर गामा था, इसलिए यहाँ पे T2/T1 इक्वल टू P2/P1 गामा था, इसलिए गामा माइनस 1 अपान गामा आ रहा है। दूसरे फार्मूले में T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1 आ रहा है। एडियाबेटिक के केस में पीवी की पावर गामा आता है, ध्यान में रखना। पॉलीट्रॉपिक के केस में पीवी की पावर n आता है, ठीक है। तो n आया है, इसलिए यहाँ पे T2/T1 इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा n माइनस 1 अपान n, और T1 V1 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर n माइनस 1 आएगा माय डियर। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स पे आप छोड़िए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, है ना। ओके बाय, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।